हेलो, नमस्कार डियर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है शैक्षिक मूल्यांकन एवं प्रशासन में शैक्षिक एवं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में जो टॉपिक है वो है वित्तीय प्रबंधन। अर्थ एवं महत्व स्पष्ट है। यहाँ प्रबंधन की बात हो गई है। हम लोगों ने भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के भी बारे में बात कर ली, भौतिक संसाधनों के अध्ययन कर लिया। इसके बाद मानवीय संसाधन की जब बात आई, उनके प्रबंधन की बात आई, तो उस प्रबंधन को भी हमने स्टडी कर लिया कि मानवीय संसाधन के कैसा होना चाहिए जिसमें भौतिक संसाधनों के साथ में तालमेल बनाया जा सके। तो अब बात हो रही वित्तीय प्रबंधन की, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी महत्वपूर्ण है और सामूहिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि बात होती है शिक्षा के स्तर पर, तो शिक्षा के स्तर में अगर बात होगी तो विद्यालय प्रबंधन के लिए वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इंपॉर्टेंस रोल रहता है। अगर फाइनेंस अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर उनका पर्पस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आवश्यकता के अनुरूप मॉडर्न ट्रेड से रिलेटेड इक्विपमेंट का अरेंजमेंट हो ही नहीं पाएगा यदि फाइनेंस की व्यवस्था नहीं होगी, यदि वित्तीय की व्यवस्था नहीं होगी। कहते हैं कि एक उच्च शिक्षा का जो आधार होता है अच्छी शिक्षा, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसमें एक अच्छी वित्तीय व्यवस्था की मदद से अच्छी शिक्षा निर्भर करती है। अच्छी शिक्षा कह सकते हैं कि एक अच्छी वित्तीय व्यवस्था पर पूरी तरह से निर्भर करती है। यदि आवश्यकता के अनुरूप वित्त की व्यवस्था रहेगी तो उसमें हम अच्छी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था भी कर लेंगे, जो जिससे हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमारा उद्देश्य शिक्षण को सरल व आसान रूप से संचालित करना, शिक्षण को और आसान बनाना। शिक्षण को और आसान हमने बना लिया कैसे कि आज हमारे पास ये बोर्ड है, कल हमने मार्कर ले लिया, उसके बाद डिजिटल बोर्ड आ गया, उसके बाद हैंगिंग प्रोजेक्टर की मदद से हम या स्लाइड्स की मदद से हेल्प से किसी भी सब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन में वित्त का महत्व रहता है, और बिना, क्योंकि वित्त अगर नहीं होगा, फाइनेंस अगर अवेलेबल नहीं होगा तो उसमें भौतिक संसाधनों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, उसमें मानवीय संसाधनों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि सैलरी कहाँ से देना है। सैलरी जितने कई सारे कर्मचारी होते हैं, विद्यालय के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए मानवीय संसाधनों की उपयोगिता होती है। यदि मानवीय संसाधन नहीं हो पाएगा, ये पूरा मानक के अनुसार मानवीय संसाधन व्यवस्था नहीं हो पाएगी, सभी विषय संबंधित मानवीय संसाधन व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो भी विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य अपूर्ण ही रहेगा। क्योंकि किसी एक विषय एक्सपर्ट के द्वारा विद्यालय को गतिशील नहीं कराया जा सकता है, किसी एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा विद्यालय को गतिशील नहीं कराया जा सकता है। इसलिए बच्चों का विकास करने के लिए सभी विषयों से परिचित कराना आवश्यक हो जाता है। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट का होना जरूरी है। साइंस, मैथ, इंग्लिश सबकी अलग अलग टीचरों की व्यवस्था होना जरूरी है, और ये मुमकिन होता है वित्त व्यवस्था के आधार पर। यदि वित्तीय व्यवस्था हमारी अनुकूल है, यदि वित्तीय व्यवस्था ठीक है, तो हम हर सब्जेक्ट टीचर का अरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी कि विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसलिए वित्त व्यवस्था की आवश्यकता होती है, महत्व होता है। तो कहते हैं कि वित्तीय प्रबंधन अर्थात धन का प्रभावी प्रबंधन। अब इसमें आप अगर कहें तो वित्तीय प्रबंधन अर्थात
वित्तीय प्रबंधन अर्थात धन या फंड का प्रभावी प्रबंधन देखिए, क्योंकि मानवीय संसाधन व्यवस्था करनी है, भौतिक संसाधन व्यवस्था करनी है, तो भौतिक संसाधन प्रभावशील होना चाहिए। भौतिक संसाधनों में डेस्क और चेयर की व्यवस्था ऐसी होना चाहिए जिससे बच्चों को बैठने में सुलभ महसूस हो, बच्चों को बोर्ड की तरफ ध्यान केंद्रित करने में सुलभ महसूस हो, तो बोर्ड की व्यवस्था भी ऐसी होना चाहिए। तो प्रभावशील व्यवस्था होना चाहिए। विद्यालय के विकास के स्तर को गतिशील करने के लिए आवश्यक उपयोगी उपकरणों की व्यवस्था जो होती है, तो वो उपकरण भी प्रभावी रूप से उपलब्ध होना चाहिए आवश्यकता के अनुरूप। अगर हम इसको चलाएंगे तो ठीक है, लेकिन बच्चों को अगर ये अभी व्हाइट चौक है और ये ब्लैक बोर्ड है और इसको अपोजिट कर देंगे, हम व्हाइट बोर्ड और मार्कर यूज करने लगेंगे, तो बच्चे क्या होता है कि बच्चों को आसानी रहेगी, क्योंकि इससे काफी डस्ट होता है, तो इससे सुलभ रहता है। तो अगर मार्कर और बोर्ड की व्यवस्था, व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी तो ये प्रभावी प्रबंधन हो जाएगा। तो अभी ये इसमें जो वित्त लगा और उसके बाद प्रभावी उपकरणों के उपयोगिता आवश्यकता के अनुसार यदि हम उपयोग में लाते हैं तो शिक्षण काल में आसानी हो जाती है। तो बच्चों को अधिगम की परिस्थितियों से निर्माण करने के अनुरूप उनको अधिगम के साथ जोड़ने पर भी आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, सिखाना और उनका उद्देश्य सीखना। तो ये तभी सफल हो पाएगा जब हम करके सीखने पर जोर देंगे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग के लिए हमें प्रभावी उपकरणों की व्यवस्था करना, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब प्रभावी वित्त का प्रबंधन हो जाए, अनुकूल वित्तीय व्यवस्था हो जाए। तो अनुकूल वित्तीय व्यवस्था का जो परिणाम होता है तो उसमें होता है प्रभावी प्रबंधन के रूप में देखना। तो इसलिए बोला गया है प्रभावी प्रबंधन अर्थात धन या फंड का प्रभावी प्रबंधन आवश्यकता के अनुसार, बल्कि हमने शिक्षण काल को और सुयोग्य या आसान बनाने के लिए हमने अच्छे सब्जेक्ट एक्सपर्ट की व्यवस्था कर ली। और अगर बच्चे यहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं है तो हम बाहर से भी गेस्ट फैकल्टी की मदद से सब्जेक्ट का स्टडी करा सकते हैं। और शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए हमने सेमिनार या गोष्ठी या कार्यशाला की व्यवस्था की, वर्कशॉप की व्यवस्था की। बच्चों को किसी न किसी रूप से सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्योंकि हमारे विद्यालय में अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था को और आसान व योग्य बनाने के लिए हमने सेमिनार, कॉन्फ्रेंस या कार्यशाला या गोष्ठी की भी व्यवस्था कर ली। इससे क्या होता है कि बच्चे किसी न किसी रूप में उस सब्जेक्ट के बारे में आसानी से समझ लें और इस सब्जेक्ट का जो मीनिंग है उनको आसान हो जाए, किसी न किसी एग्जाम्पल से वो समझ लें। तो इस तरीके से हर विद्यालय इंस्टीट्यूट में ये प्रभावी प्रबंधन देखने को मिलता है। तो प्रभावी प्रबंधन रूपरेखा प्रचलित करने के लिए वित्त की उपयोगिता होती है, आवश्यकता की होती है, परिणाम होता है प्रभावी प्रबंधन। तो प्रभावी प्रबंधन हम लोगों ने देखा, कई रूप देखे। उद्देश्य हमारा ज्ञान का आदान प्रदान कराना, लेकिन ज्ञान का आदान प्रदान कराने के लिए हमने कई सारे मानवीय प्रबंधन संसाधनों की व्यवस्था कर दी। किसी न किसी मानवीय संसाधन से ज्ञान को समझने में बच्चों को आसान हो जाए। कोई ना कोई सभी योग्य हैं, सभी के पास दार्शनिक क्षमता है, सभी के पास आदर्शवादी गुण होते हैं, सभी के पास अनुभव है, सभी के पास, लेकिन कोई किसी एक मानवीय संसाधन का शिक्षा का सरल या योग्य या आसान लग जाए बच्चों को, तो कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरीके से वित्तीय प्रबंधन अर्थात धन या फंड का प्रभावी प्रबंधन करना। दूसरी बात क्या है, संगठन की लक्ष्य प्राप्ति हेतु जरूरी भौतिक मानवीय संसाधन के प्रबंधन। संगठन के उद्देश्य प्राप्ति हेतु संगठन के बात अभी हो चुकी है इस बारे में। संगठन के उद्देश्य प्राप्ति हेतु जरूरी भौतिक व मानवीय संसाधन का
प्रबंधन करना, मानवीय संसाधन का प्रबंधन करना। जैसे अभी हमने बोला आपसे कि उच्च शिक्षा एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है, या उच्च शिक्षा एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था का आधार होती है। तो ये एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था एक उपयोगी वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करती है। एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था तभी उपलब्ध हो पाएगी जब उपयोगी वित्तीय व्यवस्था की उपलब्धता हो जाए। तो हमारे पास कंप्लीट फाइनेंस है, हमारे पास इतना फाइनेंस है कि हम आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण कार्य को गतिशील करने के लिए या शिक्षण को आसान बनाने के लिए कई सारे उपकरणों की व्यवस्था कर सकते हैं, और परिणाम उनको देखने को मिलेगा प्रभावी प्रबंधन के रूप में। तो ये था दूसरा पॉइंट है, संगठन के उद्देश्य प्राप्ति हेतु जरूरी भौतिक मानवीय संसाधनों का प्रबंधन करना, मानवीय संसाधन का प्रबंधन करना। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रबंधन की कितनी बड़ी भूमिका होती है, प्रबंधन के भाग कितने होते हैं। दो मुख्य संसाधन हम लोगों ने देखे, भौतिक संसाधन, एक क्लासरूम कैसा होना चाहिए, डेस्क और चेयर की व्यवस्था कैसा होना चाहिए, बोर्ड कैसा होना चाहिए, फैन लगा है या नहीं लगा है, बोर्ड का साइज सही है या नहीं है, सहायक शिक्षण उपकरणों की व्यवस्था है या नहीं है। तो इन सभी संसाधनों की व्यवस्था करना, क्योंकि भौतिक संसाधन की उपयोगिता है। आप इन्हीं भौतिक संसाधनों को सक्रिय रूप में जो लाता है, प्रचलित करता है, संचालित करता है, वो मानवीय संसाधन जो सुविधा दाता के रूप में बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए ज्ञान का संचालन करते हैं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि बच्चों के पास में कई सारा चरित्र होता है, कई सारा कैरेक्टर होता है। शायद वो स्पोर्ट में अच्छा हो, शायद वो म्यूजिक में अच्छा हो, शायद वो किसी सब्जेक्ट में अच्छा हो, शायद मैथ में अच्छा हो, शायद वो साइंस में अच्छा हो, शायद वो इंग्लिश में अच्छा हो, शायद वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अच्छा हो, शायद उसके अंदर एक अच्छी नेतृत्व शैली देखने को आपको मिले। तो बच्चों के अंदर कई सारा कैरेक्टर होता है। तो बच्चों कैरेक्टर को मॉडिफाई करना या बच्चों कैरेक्टर को निखार लाने के लिए संबंधित अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना, तो अधिगम या गतिविधियों का निर्धारण करना। जो विद्यालय में कई प्रकार की गतिविधियां होती रहती, कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तो सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। मनोरंजक क्रियाएं भी होती हैं, क्योंकि बच्चे मॉर्निंग इवनिंग असेंबली तक जब बैठते हैं तो शायद उसमें थोड़ा सा मेंटल लोड भी हो जाता है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है। कभी कभी सब्जेक्ट में इतना ज्यादा हो जाता है कि सर क्लास तो अच्छी चली, लेकिन बीच में शायद थोड़ा सा नहीं सेटिस्फाई हो पाए, तो या पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा मेंटल लोड भी बढ़ जाता है। ऑटोमेटिकली ये होता है। अडेप्टेशन टू लोड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम पढ़ते जाते, जैसे जैसे पढ़ते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे लोड इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद में उनको रिफ्रेश करने के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का अरेंजमेंट करना जरूरी है। ये ऊपर एनसीईआरटी, एनसीटी या एससीईआरटी ने इस बात की स्टडी किया कि बच्चों को रिफ्रेश करना जरूरी है, मेंटल लोड को रिमूव करना जरूरी है, उनकी एंजाइटी को रिमूव करना जरूरी है, उनकी फ्रस्ट्रेशन को रिमूव करना जरूरी है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हार्वर्ड और अपटन के अनुसार वित्तीय प्रबंधन से आशय नियोजन एवं नियंत्रण कार्यों को वित्त कार्य पर लागू करना हो। देखिए, हार्वर्ड और अपटन के अनुसार धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। हार्वर्ड शिक्षा शास्त्री हैं, हार्वर्ड एवं अपटन के अनुसार, हार्वर्ड एवं अपटन के अनुसार वित्तीय प्रबंधन से आशय, वित्तीय प्रबंधन से आशय नियोजन एवं नियंत्रण। देखा आपने कि वित्तीय प्रबंधन से आशय नियोजन एवं नियंत्रण
कार्यों को वित्त कार्य पर लागू करना हो। नियंत्रण कार्यों को वित्त कार्य पर लागू करना हो। वित्त कार्य पर लागू करना हो। वित्तीय प्रबंधन से आशय है नियोजन नियंत्रण कार्यों का नियोजन एवं नियंत्रण कार्यों को वित्त कार्य पर लागू करना। क्योंकि इन सभी को अगर इम्प्लीमेंट कराना है, इन सभी को अगर सक्रिय करना है, इन सभी संसाधनों को अगर गतिशील कराना है तो उसमें वित्त की भूमिका रहेगी। यदि वित्त अनुकूल नहीं होगा, यदि वित्त आज के आवश्यकता के मांग के अनुसार वित्त की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो वो संसाधन जो है सक्रिय तो रहेंगे लेकिन उतना प्रभावी नहीं, उनका परिणाम जो है प्रभावी रूप में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से क्योंकि किसी व्यवस्था को गतिशील करने की बात हो रही शिक्षा के क्षेत्र की, तो संबंधित नियोजन की व्यवस्था करना और शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करना या शिक्षा के उद्देश्य को गतिशील कराने के लिए नियंत्रण की भी उपयोगिता रहेगी। क्योंकि नियंत्रण अगर नहीं होगा, अगर अनुशासन नहीं होगा तो भी शिक्षा का आदान प्रदान कराने में मुश्किल हो जाएगी। तो यदि वित्त की व्यवस्था अच्छी है तो उससे हम अच्छी शिक्षा की कल्पना कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा का परिणाम प्रभावी रूप में देख सकते हैं। तो इस तरीके से हार्वर्ड एवं हफ्टर ने कहा कि वित्तीय प्रबंधन से आशय नियोजन एवं नियंत्रण कार्य को वित्त कार्य पर लागू करना। आगे हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट सभी बातों को अच्छे समझना और नोट करते चले जाना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, मैनेजमेंट किन रोल पर इंप्लीमेंट होता है, क्रियाशील होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति। वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति। मैनेजमेंट वर्ड तो एक ही है लेकिन मैनेजमेंट के रूप अलग अलग। आप लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट का रूप जो है फिजिकल प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड है, मैनेजमेंट का रूप जो है ह्यूमन रिसोर्स से भी रिलेटेड है। एक आपने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक आपने देखा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है। तो दो तरीके के संसाधन आपके पास हैं। अब इन दोनों संसाधनों का निर्धारण कैसे होना चाहिए, दोनों संसाधनों की आपसी तालमेल कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए मानव का अध्ययन करना आवश्यक है। जो आयोग के अनुसार दिशा निर्देशन मिला है उसका अध्ययन करना आवश्यक है। तो अब बात कर रहे हैं वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति की, तो वो ये बात वहीं से निर्धारित होती है। जो व्यवस्था चल रही है, व्यवस्था संबंधित जो आयोग हैं, जो शिक्षा संकाय हैं, वो पहले ही बात पर निर्धारित करते हैं कि विद्यालय प्रबंधन की या विद्यालय की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, प्रकृति कैसे होनी चाहिए, उनका प्रारूप कैसा होना चाहिए, तो उसको समझना जरूरी है। तो आगे बात करते हैं निर्णयन में सहायक। विद्यालय प्रबंधन की प्रकृति पहला पॉइंट है निर्णयन में सहायक। निर्णयन में सहायक। अब उसको बहुत सरल आसान भाषा में बोले कि टीचर के लिए डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स है। एक क्लास में एंटर करने से पहले टीचर का नेचर अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है, लेकिन क्लास में एंटर करने के बाद में उसका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, एक कंप्लीट प्रोफेशन के रूप में प्रेजेंटेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके पास क्लास एंटर होने से पहले एक दूसरा रूप था और क्लास एंटर होने के बाद में उनके पास एक दूसरा रूप अपने आप ही प्रभाव के रूप में सक्रिय हो जाता है। तो अब इसमें क्या है कि निर्णय में सहायक। तो टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है कि यदि टीचर को ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग करना आता है तो फिर टीचर जो है बच्चों का हित में ध्यान में रखना है, बच्चों के हित को ध्यान में रखना है। तो बच्चों के हित को ध्यान में रखने का तात्पर्य क्या है कि बच्चों को हर प्रकार से संतुष्ट करना जरूरी है, बच्चों को हर प्रकार का ज्ञान देना जरूरी है, बच्चों के हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। तो डिसीजन मेकिंग का शिक्षक के शिक्षण कौशल पर निर्भर करता है कि उस समय अनुसार बच्चों को किस प्रकार से संतुष्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होती है। तो डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। तो ठीक उसी तरीके से विद्यालय में भी निर्णय में सहायक होती है।
सहायक होता है। विद्यालय प्रबंधन की प्रकृति की बात हुई तो निर्णय में सहायक, कि जैसे जैसे हम समय बीता वैसे जैसे जैसे हमने शिक्षा संकाय के निर्देशन का अध्ययन किया, उसी प्रकार से हम संसाधनों की उपलब्धता करा रहे हैं। और बाहर रूप से भी हमने अध्ययन किया, बाहर रूप से भी हमने देखा कि कैसे उपकरण व्यवस्था हो रही है, उपकरणों की व्यवस्था कैसी होना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारे पास वित्त का व्यवस्था हो रही है, ठीक उसी तरीके से हम निर्णय में भी सहायक हो जाते हैं कि आज हमारे पास ये बोर्ड है, कल हमारे पास व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, या जैसा हमारा वित्त फाइनेंस अवेलेबल होगा वैसे हम डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था भी कर लेंगे। तो निर्णय में सहायक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए, इसमें देख सकते हैं कि स्कूल आवश्यक, स्कूल में, अब इसमें देखिए निर्णय में सहायता पर क्या है कि स्कूल या विद्यालय में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना। आज हमने देखा कि यहाँ पर हमने ग्राउंड सरफेस में ही बैडमिंटन कोर्ट की व्यवस्था कर ली। कल हमको लगा जैसा हमारा फाइनेंस अच्छा होगा तो वैसे हमने मल्टीपर्पज हॉल का भी, भौतिक संसाधन का मल्टीपर्पज जिसको कहते हैं, उसको हमने बना लिया। और अगर हमें, चूंकि प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, पानी, बारिश, पानी या आंधी पानी होता रहता है, आंधी भी आती रही, तूफान आ रहा है, तो इससे बचना जरूरी है। साथ साथ बच्चों को ज्ञान का संचालन बराबर गतिशील होना जरूरी है, गतिशील कराना जरूरी है। इसको उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे पास दो रूपों में संसाधन व्यवस्था होनी चाहिए, एक इंडोर और आउटडोर, क्योंकि उनकी प्रकृति का अध्ययन करना है, उनके लिए रूपरेखा का निर्माण करना है, उनकी रुचि का भी अध्ययन करना है, उनके भौतिक स्तर का विकास करना है। तो हमारे पास इंडोर और आउटडोर की व्यवस्था होनी चाहिए, आवश्यकता के अनुसार हम निर्णय ले सके। तो हमारे पास अगर इंडोर है तो हमारे पास इंडोर के रूप में एमपी हॉल है, वहां पर हम खेल कूद करा सकते हैं, वहां पर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करा सकते हैं, वहां पर हम शिक्षण कार्य को करा सकते हैं। तो निर्णय है स्कूल व विद्यालय में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना या कराना। ठीक, तो इस तरीके से ये पहली प्रकृति है। दूसरी प्रकृति देखिए, कार्य निष्पत्ति का मापक। कार्य निष्पत्ति का मापक। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है कि संसाधन है, मानवीय संसाधन सक्रिय है, तो उनके कार्यों का भी आकलन करना है। का निष्पत्ति का तात्पर्य है आकलन करना, क्योंकि शिक्षण का भी आकलन करना है। आप लोगों ने कई तरह के इंस्टीट्यूट में आप देखते हैं कि जहाँ पर स्टूडेंट डायरी मेंटेन होती है, वहाँ पर टीचर डायरी भी मेंटेन होती है। टीचर से रिलेटेड भी रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है एक एचओडी के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा। पूरे स्कूल कॉलेज में एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट भी होता है, तो उसमें कार्यों का आकलन किया जाता है। उसमें एक प्रधानाचार्य के द्वारा विद्यालय में शिक्षा के ज्ञान को इनोवेटिव के रूप में कन्वर्ट करना या नए नवाचार के रूप में परिवर्तित करने के रूप में भी देखा जाता है। तो वो कार्यों के आकलन करने के बाद में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते हैं। तो इस तरीके से एक मापन भी करते हैं कि नहीं आप इस तरह से क्या है कि आज से अभी हम क्लास ले रहे हैं, तो अभी ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था है। पहले ऑफलाइन चलता था, हमने क्या है कि ऑनलाइन व्यवस्था भी कर ली। तो प्रबंधन की यहाँ पर भूमिका, हमने संबंधित उपकरणों की व्यवस्था कर ली जिससे आपके ज्ञान में किसी प्रकार का अवरोध ना हो। तो ये हो गए कार्य निष्पत्ति का मापक। अगला है व्यवसायिक समन्वय। अगला है व्यवसायिक समन्वय। क्योंकि शिक्षा के साथ व्यवसाय हो चुका है। शिक्षा के ज्ञान का गतिशील कराने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र को प्रगति करने के लिए संबंधित विषयों के साथ साथ में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की भी उपयोगिता सुनिश्चित की गई है। तो संबंधित हमने देखा कार्यशिल्प या SUPW या कार्य अनुभव या सामाजिक कार्य के साथ साथ में NSNC और इस तरीके से कंप्यूटर शिक्षा को ऐड कर दिया, IT सेक्टर को प्रमोट कर दिया। तो व्यावसायिक समन्वय की भी आवश्यकता है, उपयोगिता है। तो संबंधित चूंकि इस संबंधित उपकरणों की व्यवस्था करना, कंप्यूटर लैब का अरेंजमेंट करना, शिल्प कला का विकास करने के लिए वो भी लैब की व्यवस्था करना,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए लैब की व्यवस्था करना। तो इस तरीके से कार्य अनुभव की सहायता से बच्चों को हम प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो व्यावसायिक समन्वय स्थापित करने के लिए उपयोगी वित्त की व्यवस्था करना, तत्पश्चात हम एक प्रभावी परिणाम देखते हैं। तो ये हो गई स्कूल प्रबंधन की प्रकृति। देखिए स्कूल प्रबंधन की प्रकृति आपने देखी, निर्णय है कार्य निष्पत्ति का मापक, कार्यों का आकलन होता है, कार्यों का मूल्यांकन होता है, और व्यावसायिक समन्वय, इसमें आपसी समन्वय को देखा जाता है, समन्वय की स्थापना करना। अगला है केंद्रीय प्रवृत्ति, सॉरी केंद्रीय प्रकृति, केंद्रीय प्रकृति। अब इसको हम आसान दो शब्दों में समझ सकते हैं, क्योंकि आज की जो शिक्षा की व्यवस्था है संवर्धित सूची के आधार पर संचालित है। तो संवर्धित सूची का तात्पर्य है कि केंद्र सरकार के द्वारा दिशा निर्देशों का संचालन करना, केंद्र दिशा निर्देशों का अध्ययन करने के बाद उनका संचालन करना। जैसे खेलो इंडिया चल रहा है, फिट इंडिया चल रहा है, सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, साक्षरता अभियान चल रहा है। इस तरीके से ये सारे निर्देशन केंद्र के आधार पर संचालित होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो केंद्र के अनुसार वित्त की व्यवस्था करना और अच्छी शिक्षा का निर्माण करना। अगला पॉइंट है सतत प्रशासनिक क्रिया, सतत प्रशासनिक क्रिया। क्योंकि सतत है कंटिन्यूअस, यानी कि निरंतर चलने वाला प्रारूप। अब प्रारूप क्या है, प्रशासनिक रूप में भी। तो प्रशासन की व्यवस्था करना, क्योंकि प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें विद्यालय के उद्देश्यों का निर्धारण होता है, सभी की सहमति से, सभी के आपसी तालमेल से विद्यालय को भविष्य में नए प्रगति के रूप में देखने की कोशिश होती है। नई कल्पनाओं का निर्धारण होता है, नई कल्पनाओं का निर्माण होता है, नए भविष्य के रूप में देखने की कोशिश होती है। तो सतत प्रशासनिक क्रिया ये इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन। समुदाय से प्राप्त धन, क्योंकि मानवीय संसाधन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने मानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं पढ़ा। छात्र होते हैं, शिक्षक होते हैं, अभिभावक होते हैं, और समुदाय होता है जो समाज या वह व्यक्ति का समूह होता है, जिनकी मदद से हम शिक्षा को जागरूक करते हैं, शिक्षा को गतिशील कराते हैं और शिक्षा को हर रूप से सक्रिय बनाने की कोशिश करते हैं। शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं, कई सारे प्रदर्शनी करते हैं, कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, कई सारे कार्यक्रमों की मदद से इन सभी मानवीय संसाधनों को एक स्थान पर एकत्रित करते हैं, जिसमें शिक्षा के बारे में ही बात होती है। शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो चूंकि विद्यालय की प्रकृति हालांकि समुदाय की उपयोगिता भी है। हम लोगों ने पिछले टॉपिक पढ़ा विद्यालय प्रबंधन की प्रकृति, तो इसमें समुदाय की भी भूमिका है। तो विद्यालय के समुदाय से प्राप्त धन, हम विद्यालय कोष की भी स्थापना करते हैं, साथ साथ में बाह्य रूप से भी हम धन की प्राप्ति करते हैं, जो समुदाय से प्राप्त होता है, जो हमें समुदाय से प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है कि हम इसमें देख सकते हैं, बात हो रही है विद्यालय को समुदाय से प्राप्त होता है। इसमें पहला पॉइंट हम देखते हैं विद्यालय शुल्क। अगर हम बाह्य व्यक्तियों से यदि हमें विद्यालय प्रबंधन या विद्यालय के प्रगति के स्तर का निर्धारण करना है या विद्यालय का विकास करना है, यदि हमें बाह्य व्यक्तियों का सहयोग नहीं मिल पाता है, तो हम विद्यालय की प्रगति नहीं कर सकते हैं। विद्यालय की प्रगति जो है स्थिर हो जाएगी, धीरे धीरे होगी, और बाह्य व्यक्तियों का सहयोग हो जाएगा तो विद्यालय की प्रगति स्तर निरंतर तेजी से गतिशील होगा। तो बाह्य रूप से समाज से या समुदाय से विद्यालय से संबंधित कार्यक्रमों को संचालन करने के लिए कभी कभी विद्यालय को आवश्यकता के अनुरूप धन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, फाइनेंस व्यवस्था नहीं हो पाती, तो हम बाह्य व्यक्तियों से भी धन या फंड की व्यवस्था करते हैं, जिससे
बच्चों को हित से संबंधित ज्ञान का अवरोध पैदा ना हो, ज्ञान का संचालन निरंतर चलता है, होता रहे। तो चंदा व उपहार अगला पॉइंट है। जैसे कि आज हमारा देश जो है प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक रूप में जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस, जिसके जो पूरा विश्व जो है घिरा हुआ है, पूरा विश्व जो है पीड़ित है। तो हमारे देश में भी पीएम केयर्स अकाउंट खुला हुआ है। तो पीएम केयर्स अकाउंट का आशय क्या है कि विभिन्न प्रकार के समुदाय से सहयोग मिलता रहे, किसी ना किसी प्रकार से कुछ भी धन की व्यवस्था होती रहे, जिससे भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। ठीक इसी तरीके से विद्यालय भी भविष्य में कल्पना करते हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो हमें आंतरिक मानवीय संसाधनों के साथ साथ में बाहरी संसाधनों का भी सहयोग मिलता रहे। तो इस तरीके से चंदा व उपहार की व्यवस्था के रूप में धन की प्राप्ति होती है। स्थायी निधि, चूंकि हर विद्यालय का एक फाइनेंस भी होता है, कोष भी होता है, जिसमें विद्यालय के लिए अच्छी शिक्षा को गतिशील करने के लिए धन का संचय होता है, मनी का कलेक्शन होता है, जो अकाउंट के रूप में होता है। आजकल कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो अपने ही कॉलेज के नाम से बैंक में अकाउंट ओपन करा लेते हैं, जिसमें उनका कोष सुरक्षित होता है। तो स्थायी निधि जिसको कहते हैं। और अगला पॉइंट है ग्राम पंचायत व जनप्रतिनिधि। ग्राम पंचायत व जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि से प्राप्त धन, जनप्रतिनिधि से प्राप्त धन। तो ये हम लोगों ने देखा कि विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन किन रूपों से होता है, 5 रूपों से होता है। विद्यालय शुल्क के रूप में, जुर्माना के रूप में, चंदा व उपहार के रूप में, स्थायी निधि, ग्राम पंचायत व जनप्रतिनिधि से प्राप्त धन। तो ये हम लोग देखा। अब अगले पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति प्रबंधन की बात हो रही है। व्यक्ति प्रबंधन के जो प्रारूप है या रूप है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं कि व्यक्ति प्रबंधन का रूप किस तरीके से वर्गीकृत होता है, किस प्रकार से धन की व्यवस्था होती है या धन का व्यय किया जाता है। तो इस संबंधित आय व्यय का बजट निर्धारित किया जाता है कि आवश्यकता के अनुरूप ही हम इक्विपमेंट का व्यवस्था करें, जिससे टीचिंग या शिक्षण कौशल को सरल व आसान बनाया जा सके, सुव्यवस्थित किया जा सके, किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं आय व्यय का अर्थ। क्योंकि वित्तीय प्रबंधन की बात हो रही है, तो इसमें आय व व्यय दो रूपों में वित्त देखने को मिलता है। तो इसलिए आय व्यय का अर्थ हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आय व्यय का अर्थ। किसी भी बैंक में या किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में, किसी भी संकाय में, तो कोई भी जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी विभाग है, तो उसमें आय व्यय का ब्यौरा बनाया जाता है कि उससे हमें उपलब्ध संसाधनों की उपयोगिता से हमने किस प्रकार की आय हुई है या उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता कराने के लिए कितना व्यय हुआ है। तो दोनों ही रूपों में हम वित्त का अध्ययन करते हैं और इस तरीके से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं और बाद में हम भविष्य में वित्त की व्यवस्था करते हैं, जिससे किसी प्रकार के ज्ञान का संचालन करने, क्योंकि हमारा उद्देश्य है शिक्षा को गतिशील करना, ज्ञान का संचालन करना, उसमें किसी प्रकार का अवरोध ना हो, तो भविष्य में भी धन की व्यवस्था करना। तो आइए हम लोग समझते हैं आय व्यय का अर्थ। इससे पहला पॉइंट है आय व्यय का संतुलित लेखा तैयार करना। इससे पहला पॉइंट है आय व्यय का संतुलित
लेखा तैयार करना। बैलेंसफुल स्टेटमेंट मेंटेन करना। तो आय व्यय का संतुलित लेखा तैयार करना है। मानवीय संसाधनों की व्यवस्था करनी है, भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करनी है, बच्चों के बैठने किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, बच्चों का डेस्क और चेयर का साइज कैसा होना चाहिए, बोर्ड कैसा होना चाहिए, सिलेबस का भी अरेंजमेंट करना है, पुस्तकालय में का भी अरेंजमेंट करना है, बुक्स को भी लेना है और गोष्ठी का भी आयोजन करना है, कार्यक्रमों की रूपरेखा बनानी है, मॉर्निंग टू इवनिंग असेंबली तक होने वाली सारी एक्टिविटी की व्यवस्था करनी है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट का अरेंजमेंट करना है और बाहरी व्यक्तियों के साथ भी तालमेल बनाना है, उनकी उपयोगिता को भी शामिल कराना है। तो इन सभी कार्यों की व्यवस्था करने के लिए, इन सभी कार्यों को संचालित करने के लिए वित्त की व्यवस्था करना, और जिसमें आय और व्यय दोनों का ब्यौरा रखा जाता है, संतुलित लेखा तैयार किया जाता है, कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है, आय व्यय का संतुलित लेखा तैयार करना। दूसरा पॉइंट है शैक्षिक अथवा विद्यालय की आवश्यकताओं की सूची बनाना। शैक्षिक अथवा आवश्यकताओं की सूची बनाना। ये बात हर किसी के लिए उपयोगी है, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर देखें, आप व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे तो आप बुक्स का अरेंजमेंट करेंगे, टाइम टेबल का मेंटेन करेंगे, फैमिली के साथ एडजस्टमेंट करेंगे तो फैमिली के साथ एडजस्टमेंट भी करना है, स्टडी भी करना है। स्टडी करने के लिए आप प्लानिंग भी कर रहे हैं और बैलेंस भी कर रहे हैं और अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपने स्ट्रेटेजी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो रिलेटेड आप इक्विपमेंट की व्यवस्था करेंगे। आपने देखा कि हमें कौन सा बुक चाहिए तो हमने मार्केट से सेल कर लिया, या हमने किसी से गाइड ले लिया, या हमने किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मदद ले लिया, हमने ऑनलाइन परचेज कर लिया। तो इस तरीके से क्योंकि विद्यालय की बात हो रही है, विद्यालय प्रबंधन की, तो इस तरीके से शैक्षिक अथवा आवश्यकताओं की सूची बनाना। अगर व्यवसायिक रूप से देखें, मार्केट में देखें तो हर बिजनेसमैन जो है सामानों की रूपरेखा बनाता है, कौन कौन सामान उपलब्ध होना चाहिए या भविष्य में कौन कौन सामान लाना है, इन सभी की सूची बनाता है। तो ठीक इसी तरीके से विद्यालय प्रबंधन भी शैक्षिक व आवश्यकताओं की सूची बनाते हैं कि उनको सिलेबस, उनके पास कैसा सिलेबस होना चाहिए, आने वाले टाइम पर नया सिलेबस का भी व्यवस्था करनी है, आने वाले टाइम पर प्रयोगशाला का विकास करने के लिए, उपयोग में लाने के लिए संबंधित शैक्षिक सामग्री की व्यवस्था करनी है। तो इस तरीके से शैक्षिक व आवश्यकताओं की सूची बनाते हैं और विद्यालय प्रबंधन। नेक्स्ट पॉइंट, है आकस्मिक व्यय की व्याख्या। तीसरा पॉइंट, आकस्मिक व्यय की व्याख्या। आयोगों ने भी इस बात को रखा है कि बच्चों का हित ध्यान रखते हुए शिक्षा को संचालित करना है, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उनको हर प्रकार से ज्ञान का संचालन जो है सरल व आसान तरीके से किया जाए, सुलभ रूप से व्यवस्थित किया जाए। तो इन सभी बातों के लिए भविष्यदर्शी घटनाओं को भी रखा जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, यदि घटना होती है तो भी बच्चों का ज्ञान में अवरोध पैदा ना हो। तो इस तरीके से कई लगभग सभी विद्यालयों में फायर ब्रिगेड से संबंधित जो है संबंधित उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फायर ब्रिगेड भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए उस तरह की व्यवस्था की जाती है कि किसी प्रकार की ऐसी आपदा अगर होती है तो उसको किस तरीके से निपटा जाए। तो आकस्मिक व्यय की भी व्याख्या की जाती है, आकस्मिक व्यय का भी आकस्मिक क्षेत्र में भी व्यय किया जाता है कि अगर पानी आता है तो उसको किस तरीके से टीन शेड की व्यवस्था करना है, अगर आंधी आती है तो हम खिड़कियों की व्यवस्था कैसी होना चाहिए, यदि आग लगती है तो फायर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और पानी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आकस्मिक व प्राकृतिक घटनाओं से बचने के लिए आकस्मिक व्यय की व्यवस्था करना। तो अगला इस तरीके से देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बजट का अंतिम स्वरूप। नेक्स्ट पॉइंट है
बजट का अंतिम स्वरूप। स्पष्ट है इसमें भी ये आय व्यय का ब्यौरा तैयार करना, बजट बनाना, उसमें उपयोगी उपकरणों की व्यवस्था करना। तो ये बजट का अंतिम स्वरूप होता है कि किस किस प्रकार के उपकरणों की व्यवस्था की जाए, किस किस प्रकार के उपकरण शिक्षण उद्देश्य में शामिल किए जाएं। तो इस संबंधित उद्देश्य को गतिशील करने के लिए बजट का अंतिम स्वरूप होता है कि इस विद्यालय के प्रगति के स्तर को लेकर, क्योंकि बजट क्या है, विद्यालय की प्रगति का स्तर बजट पर भी निर्भर करता है। एक अच्छी शिक्षा का जो आधार है वो बजट होता है। अच्छी शिक्षा का को गतिशील करने के लिए अच्छी वित्त व्यवस्था के आधार होता है। अच्छी वित्त व्यवस्था उसका आधार होती है। अच्छी शिक्षा का अच्छी वित्त व्यवस्था आधार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय में बजट का क्रियान्वयन। एक ही बात है, विद्यालय में बजट का क्रियान्वयन, क्योंकि आवश्यकता के अनुरूप जो है नवाचार की व्यवस्था करना, नवाचार शिक्षण की व्यवस्था करना, इनोवेटिव इक्विपमेंट का अरेंजमेंट करना से आशय क्या है कि ज्ञान को नए रूप में भी ज्ञान को संचालित करने के लिए नया इनोवेशन को भी ऐड करना, नवीन आयामों को जोड़कर देखना, इससे प्रभावी परिणाम देखने को मिले। तो ये क्या होता है, प्रभावी प्रबंधन का स्वरूप होता है। लास्ट पॉइंट है बजट की सफलता व असफलता। लास्ट पॉइंट है बजट की सफलता व असफलता। प्रबंधन का कई रूप हमने देखा, भौतिक संसाधन का कई रूप देखा, मानवीय संसाधनों की उपयोगिता देखी। तो ये एक निश्चित है कि इतना हमको व्यय करना है, ये निश्चित है कि हम अगर शिक्षक की व्यवस्था करनी है तो हमें धन का व्यय करना होगा। अच्छे शिक्षकों को सैलरी देने के लिए हमको उनकी उपयोगिता को शामिल कराना होगा, उनकी योग्यता का शामिल कराना होगा, जिससे किसी प्रकार का अवरोध पैदा ना हो। तो बजट की सफलता व असफलता निर्भर करती है, क्योंकि बजट की असफलता या सफलता जो है अंतिम परिणाम पर निर्भर करती है। परिणाम के आधार पर सफलता भी मिल सकती है और असफलता भी मिल सकती है। इसके बाद में क्या है कि नए बजट की रूपरेखा तैयार करते हैं। भविष्यदर्शी असफलताओं को कम करने के लिए या ज्ञान को निरंतर गतिशील करने के लिए हम फिर से नए बजट का निर्धारण करते हैं, नए व्यक्ति की व्यवस्था करते हैं और संबंधित संसाधनों की व्यवस्था करते हैं, ताकि किसी प्रकार से विद्यालय का प्रगति स्तर स्थिर ना हो बल्कि निरंतर गतिशील रहे। तो ये था डियर स्टूडेंट दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक वित्तीय प्रबंधन का अर्थ एवं महत्व। हम लोगों ने आज समझा कि विद्यालय प्रबंधन में वित्तीय की भूमिका क्या होती है, आवश्यकता क्या होती है, उपयोगिता क्या है। तो आज हम लोगों ने देखा, कई तरीके से स्टडी किया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। डियर स्टूडेंट, आशा है कि आपको अच्छा टॉपिक समझ आया होगा। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।